हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीष और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग है। तो आप सभी का स्वागत है, जल्दी जल्दी आप लोग सेशन पे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। तो आज इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कशन करेंगे, ओवरऑल समझेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गुड इवनिंग टू एवरीवन, प्लीज आप सभी लोग सेशन में आ जाएं और सभी का स्वागत है मेरी तरफ से। मेरा नाम है मनीष, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है टॉपिक है इकोनॉमिक्स सिलेबस डिस्कशन, ठीक, बाय मनीष सर, यानी मेरा नाम मनीष है। आप लोग मुझसे पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा इस सेशन में। चलिए, ठीक है। तो 2 दिन से आप हमें देख भी रहे थे कि हम इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के क्वेश्चन करवा रहे थे आपको। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इंटर लेवल बीएसएससी में जाते हैं तो वहां पर आप जब क्वेश्चंस देखते हैं इकोनॉमिक्स के तो कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप उनके लास्ट ईयर के पेपर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स में वो पूछे जा रहे हैं 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है। 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट एवरी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला सकता है, आपको आगे बढ़ा सकता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन में बने रहें और सेशन में आखिरी तक रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे कि हम लोग हर टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक वाइज देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक 1 अगर हम लेते हैं, टॉपिक 1 लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंतर्गत पहला आता है इंडियन इकोनॉमी एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके महत्वपूर्ण पहलू, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका मतलब होता है भारतीय अर्थव्यवस्था व उसके महत्वपूर्ण पहलू, प्लस हम ये भी देखेंगे कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके महत्वपूर्ण पहलू बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग सब लोग को वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, सबको आवाज आ रही है, सबको वीडियो क्लियर आ रहा है, प्लीज बता दीजिए, ठीक है। तो ये चीज देखेंगे, पहला टॉपिक ये है। अब जब हम एक एक टॉपिक को एनालिसिस भी करते हुए चलेंगे कि अगर हम इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण आयामों की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज तो आप सभी को पता है कि हमारा देश गुलाम था, तो हम कॉलोनियल एक जो है टेम्परामेंट से निकल कर बाहर आए थे। तो हमें ये देखना है कि 1947 के दौरान, यानी कि 1947 के आसपास हमारी इंडियन इकोनॉमी का कैरेक्टर कैसा था, ठीक है। हमारी इंडियन इकोनॉमी का 1947 के दौरान कैरेक्टर कैसा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसी से ये ऐसा साल था जहां हमारी इकोनॉमी की पॉलिसी डिजाइन हुई थी। पॉलिसी डिजाइन हुई थी कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसा बनाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को बना रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बना रहे हैं, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वॉइस लो है। वॉइस लो है क्या? वॉइस लो है क्या प्लीज? वॉइस लो है क्या प्लीज बताएं बेटा। क्लियर है हर चीज, वॉइस वगैरह हर एक चीज क्लियर है, प्लीज बता दीजिए। नो 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 सर। मैं टेक्निकल टीम को एक बार बुला लेता हूं, जरा एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। सही है सब कुछ, ठीक है। वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस दौरान हमारी देश की इकोनॉमी का कैरेक्टर कैसा था, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया तो किस मामले में अपनाया, ये सारी चीजें वहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। दैट आपको ये पता है कि हमारे देश में लगभग 90% लोग एग्रीकल्चर करते थे, तो कृषि, ठीक है। अभी वॉइस प्रॉब्लम थी, ठीक है ठीक है। तो मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर हमारा मेन पेशा था, 90% लोग एग्रीकल्चर करते थे। लेकिन एग्रीकल्चर से एक तरीके से शिफ्ट हम हुए हैं, तो उस पूरे पैटर्न को समझेंगे इसमें, ताकि आपका कोई भी एग्जाम आप दे रहे होगे तो उसमें पूरी हेल्प मिलेगी, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा। फिर उसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का एक टॉपिक आएगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है इसको समझाएंगे। अब इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक टॉपिक होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको समझाएंगे। अगर मैं यही आपसे पूछूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप किसे कहोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहोगे, तो आप लोग क्या बताओगे। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप क्या कहना चाहोगे,
ठीक है। तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे आप कह सकते हो, सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको यहीं पर, तो कह सकते हो कि अगर कोई आदमी मर्सिडीज लेकर चल रहा है, ठीक है, और उसने बड़ा सा बंगला बना लिया है, लेकिन वो तो है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कोई आदमी उससे छोटी सी कार लेकर चल रहा है, मान लो होंडा सिटी लेकर चल रहा है, लेकिन उसके बच्चों को उसने पढ़ाया, अच्छे संस्कार दिए, हर एक चीज, उसके हेल्थ अच्छी है, वो बहुत ज्यादा गलत काम नहीं करता है, तो डेट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक सस्टेनेबिलिटी होती है, क्वालिटेटिव चेंज होता है, बट आर्थिक विकास में, आर्थिक वृद्धि में चीजें नहीं होती। स्लो सर, ओके ओके, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, तो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं आज, तो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। परेशान मत हो, आराम से सब कुछ चलेगा, परेशान मत हो, ठीक। कमेंट भी थोड़ा स्लो दिख रहा है। कल क्लास अभी स्टार्ट हुआ है और क्लास कल से प्रॉपर तरीके से चलेगा। फिर अल्प विकास क्या होता है, ठीक है, अल्प विकास क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे बेटा। अगला टॉपिक आएगा आपका कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन हैं, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब सही है, अब बड़ा दिखा, अब सही है, ठीक है। तो आर्थिक विकास को प्रभावित, बस जस्ट स्टार्ट किया है, जस्ट स्टार्ट किया है। कमेंट आप सही से दिख पाएंगे। हाँ जी, आपके हम नए टीचर हैं, ठीक है, आपके हम नए टीचर हैं। चलिए, ये इकोनॉमिक्स की क्लास है, ये इकोनॉमिक्स क्लास है, यहां पर क्लियरली इधर मेंशन्ड है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स की क्लास है बेटा, इकोनॉमिक्स की क्लास है, सिलेबस डिस्कशन है आज, ठीक है। चलिए, तो ये चीज यहां पर डिस्कस करेंगे। देन अगला टॉपिक आएगा नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय क्या होती है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये राष्ट्रीय आय का टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा ही जाता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है ना। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम वगैरह को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, नेशनल इनकम वगैरह को जस्टिफाई कैसे करते हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारी बातें आएंगी कि हम इसमें समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद आपको पता ही है क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है ना, ये समझेंगे। जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट समझेंगे, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये सब चीजें क्या होती हैं। ये जो इतने बड़े बड़े टेक्निकल टर्म हैं, इनको एकदम व्यवहारिक भाषा में, एकदम सिंपल तरीके से समझाएंगे, ठीक है। फिर सीएसओ क्या होता है, जैसे आपके में यही पूछ लेता है इसका मुख्यालय कहाँ है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोलते हैं इसे, कि हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोलते हैं, है ना। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसे बोलते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, है ना, नेशनल, ठीक है, नेशनल, इंग्लिश हिंदी में एक समान रहेगा, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात करेंगे। फिर ये सीएसओ क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये दो जगह हो गया, खैर एक जगह काट देते हैं। तो ये सारी चीज समझेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये काम क्या करता है, इसका एस्टेब्लिशमेंट क्या हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें पूछते हैं। इसका जो है हेड ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है, ये वर्क कब से एस्टेब्लिश हुआ, ये सारी चीजें पूछते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षण। बेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य लक्षण, यहां से क्वेश्चन तो आता ही आता है, या भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं, है ना। तो यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, तो आप सभी को पता है ना। तो ये सब जो है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही है कि इसमें आप क्या देखते हो, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में देखते हो कृषि पर निर्भरता देखते हो, है ना, कृषि पर निर्भरता है ना, डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर, मानसून पर निर्भरता, है ना। ऐसे बहुत सारे पॉइंट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे पॉइंट इसके होंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है। फिर उसका सेकेंड पार्ट आता है, ठीक है, राज व्यवस्था। राज व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी बेटा, राज व्यवस्था मीन्स इंडियन पॉलिटी, ठीक है, राज व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी। ये क्लास है, इकोनॉमिक्स की पहली क्लास है जिसमें हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर पार्ट 2 इसके अगर हम इसका देखें तो पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे, भाग 2 में, ठीक है। तो इकोनॉमिक
प्लानिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन, ये आपका टॉपिक है। अब ये भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन का क्या मतलब है, प्लानिंग का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये जैसे, हाँ पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, सब लोग सेशन में रहेंगे, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, सब लोग सेशन में रहेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन का यानी कि प्लानिंग का क्या मतलब है यार, इसका ये मतलब होता है मेरे दोस्त कि जो यहां पर हाँ आप पढ़ोगे 5 ईयर प्लान के बारे में, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। 5 ईयर प्लान से अभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पंचवर्षीय योजनाएं, कि पंचवर्षीय योजनाएं कब स्टार्ट की गई, इनका उद्देश्य क्या था, है ना, इनके प्रमुख, इस ये पहले सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया, इसका लक्ष्य क्या होता था, ये किसको केंद्रित करके रखती थी, है ना, ये सारी बातों को इसमें हम लोग शामिल करेंगे। अच्छा आज सर आप फिर आपके क्लास पे स्लो नहीं कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं स्लो हो गया भाई, स्लो हो गया। आज सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं दोस्त, एक एक शब्द बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, चलो चलो एकदम आराम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान हो, है ना, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोग नीति आयोग क्या है, जैसे इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा कि नीति आयोग क्या होता है, कैसे काम करता है, नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, सभी को नमस्ते, सभी को मेरा प्यार, सभी को गुड इवनिंग, है ना। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछेगा। फिर एनडीसी, एनडीसी मतलब बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या होता है, वो कैसे काम करता है। एग्जाम में इस बार क्वालिफाई करना है आप सभी को, ठीक। इकोनॉमी और ज्योग्राफी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है और पूरे जोर से पढ़ाएंगे, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद इसे बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद बोलते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। फिर 5 ईयर प्लान, जैसा कि आपको पता है 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट कर दिए गए थे। 5 ईयर प्लान जो हमारे पंचवर्षीय योजनाएं जिनको आप पढ़ते हो, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हो, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि पंचवर्षीय योजना क्या थी। जैसे आपने पढ़ा होगा अनवरत योजना कई बार पूछ लेता है, प्लान हॉलीडे पूछ लेता है, ठीक है। ये 4.0 बैच है, ये 4.0 बैच है ना, तो ये 4.0 बैच है बच्चा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप इसमें पढ़ोगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है ह्यूमन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, ये तीसरा पार्ट इसका अगर आप कह सको तो कह सकते हो। तो जैसे कहा गया मानव और समावेशी विकास, मानव व समावेशी विकास, ये अगला टॉपिक है आपका, मानव और समावेशी विकास क्या होता है, ठीक। तो समावेशी विकास का मतलब इंक्लूसिव डेवलपमेंट का आप जानते हो मतलब क्या होता है कि वर्तमान की जरूरतों को ध्यान में रखना, भविष्य के लिए चीजें बेहतर करना, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर आप देखते हो, है ना। इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, है ना। तो इसमें जो है जैसे ट्रेंड्स, इसके जो है जैसे जो बहुत सारे ट्रेंड इसके आपको हम बताएंगे कि किस तरीके के समय डेवलपमेंट चल रहा है, विकास का कैसा कैसा मॉडल अपनाया जा रहा है, विकास का मॉडल बताएंगे आपको, विकास का मॉडल क्या चल रहा है इस समय देश में, ठीक, जिसमें बहुत सारे मॉडल बताएंगे, बोल्ट मॉडल, ठीक है, बोट मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल, है ना, ठीक है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एंड चेक मॉडल, ऐसे बहुत सारे मॉडल इसमें हम बताएंगे जो आपके एग्जाम में सीधा पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपकी होंगी। लाइव चल रहा है, बिल्कुल लाइव चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक एक बच्चा देखो, चैट इतनी तेज बढ़ रहा है कि मैं उसे पूरा देख भी नहीं पा रहा हूं, है ना। फिर इसमें आपको पता है कि जैसे ह्यूमन मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, विकास सूचकांक से हर बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे, इसको देखेंगे कि इसमें इंडिया की कौन सी रैंक है, बताओ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंकिंग है, बताओ इस बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है। भाई थोड़ा मैसेज कम करो ताकि हम एक एक बच्चे का मैसेज देख पाएं और बातचीत कर पाएं आप लोगों से। मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरा भी थोड़ा हक बनता है आप सभी से बात करने की। 132 नंबर पर है, 132 नंबर पर, 132 नंबर पर है, आप लोगों को बहुत पढ़ाने की आवश्यकता है अभी, है ना। 132 नंबर पर है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी है ना। ये कैसे मेजर किया जाता है, जैसे इसके बारे में होगा, इसको ये कौन सी संस्था इसको निकालती है,
पहली चीज कौन सी संस्था इसको निकालती है, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। हमेशा बैक देखेगा, हमेशा बैक देखेगा। और जैसे हम आप इसमें बात करना चाहें आपसे, तो आपको पता है कि इकोनॉमी से जो क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्रिकी होते हैं। प्लस आपको इकोनॉमी के साथ हम इसमें करंट अफेयर्स की इकोनॉमी भी आपको बताएंगे, करंट अफेयर्स की इकोनॉमी भी आपको हम बताएंगे। जैसे बजट, इकोनॉमिक सर्वे, अभी जनवरी में बजट आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, वो सारी चीजें देखेंगे, है ना। फिर अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो इसमें कौन सी चीजें आएंगी, तो बेटा इसमें से पावर्टी, है ना, इसमें आ जाएगा आपका पावर्टी आ जाएगा। गरीबी क्या होती है, गरीबी, है ना। तो गरीबी की कोई परिभाषा इंडिया में बहुत फिक्स्ड परिभाषा नहीं है ना। गरीबी की कोई बहुत फिक्स परिभाषा नहीं बताओ, लेकिन इस समय जैसे आप गरीबी को बहुत बताओगे तो वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति $2.15 पर डे नहीं इनकम कर पाता है तो वो क्या है, वो पुअर है, वो क्या है, वो गरीब है ना, वो क्या है, वो गरीब है। इस तरीके की इंडिया में बहुत सारे इसके लिए डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। इसके बारे में उसमें हम लोग बात करेंगे, है ना। पॉवर्टी के टाइप्स कैसे होते हैं, है ना, पॉवर्टी के टाइप, इसके प्रकार समझेंगे, इसके प्रकार समझेंगे, इसको कैसे मेजर किया जाता है उसका मेथड समझेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसको इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पावर्टी वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। पावर्टी के जो इसके हिस्टोरिकल मेजरमेंट है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। दादा भाई नौरोजी अलग समिति, जैसे नौरोजी का पूरा जो मॉडल आया था पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में, इनके अलग को समझेंगे कि इनके अलग ने क्या कहा। ऐसे बहुत सारे लोगों को यहाँ पर समझेंगे। हाशिम अमला रिपोर्ट, सुरेश तेंदुलकर हो गए, आपने नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर नहीं, सुरेश तेंदुलकर हैं, सुरेश तेंदुलकर हो गए, है ना। हाशिम अमला रिपोर्ट हो गई, ऐसे हाशिम अमला, है ना। रंगराजन रिपोर्ट, फिर ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट है। ये जो इनके बारे में समझेंगे, जो पॉवर्टी के बारे में क्या कहते हैं, कौन सा स्टेट होगा। कल से क्लास रात में 10 बजे चलेगी, कल से क्लास रात में 10 बजे चलेगी, है ना। बहुत जबरदस्त ढंग से ये पूरी क्लास होने वाली। फिर इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसे बोला जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट का टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये बहुत ही शानदार भी होने वाला है। ठीक है, बेरोजगारी से बोलते हैं बेरोजगारी। तो जब आप बेरोजगारी की बात करोगे तो बेरोजगारी में बहुत सारी बातें आएंगी। बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी कहते किसे हैं, उसके प्रकार, जैसे चक्री बेरोजगारी, साइक्लिक बेरोजगारी क्या है, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है ना, घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है। ठीक है, और कह सकते हो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, हिडन, प्रच्छन्न मतलब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। ऐसे बहुत से टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट को इसमें डिस्कस करेंगे। ये बैच इकोनॉमिक्स के लिए चल रहा है, ये बैच अभी इकोनॉमिक्स इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए क्या पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसके बेरोजगारी का फॉर्म्स क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, बेरोजगारी का इंडिया में स्वरूप कैसा देखने को मिलता है, वीमेंस किस प्रकार से इससे एसोसिएटेड हैं, वीमेंस को क्यों जॉब नहीं मिल पाती है, या कोई महिलाओं के लिए कुछ खास तरीके के रिसेप्शन टाइप की जॉब मिलती है ना। इतना तो 10 में भी नहीं पढ़े थे। चैट प्राइवेट कर दो सर, स्लो पढ़ाएं सर। बेटा अभी सिर्फ समझा रहा हूं, प्लीज चैट प्राइवेट कीजिए। चैट प्राइवेट कर दूं, चैट प्राइवेट कर दी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये इकोनॉमिक्स का है। ठीक है, 10 बजे डेली क्लास होगी, 10 बजे डेली क्लास होगी और सभी बच्चों को एक एक चीज बहुत प्यार से समझाऊंगा। आज सिर्फ सिलेबस बता रहा हूं, आज सिर्फ सिलेबस बता रहा हूं बच्चा। इंग्लिश में हिंदी में दोनों में चलेगा। ठीक है, आज सिर्फ सिलेबस बता रहा हूं। ठीक है, आपको पॉलिटी, एक एक बच्चा थोड़ा धीरे धीरे, भैया धीरे धीरे करो तो हम सुन पाए। अच्छा ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर आता है
प्राइमरी जो है सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है कृषि। इसमें कौन कौन सा चीज हम पढ़ेंगे? कृषि पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा जैसे पशुपालन, मधुमक्खी पालन, टिम्बर, ठीक है, लकड़ियों का ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद जैसे फिशरीज यानी कि मछली पालन, मत्स्य पालन, ये सारी जो चीजें हैं वो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, प्राइमरी सेक्टर में आती है। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड चीजें, सारी चीजें। हाँ, टिम्बर मीन्स जैसे पेड़ लगाना, टिम्बर मीन्स जैसे पेड़ लगाना, ठीक है। एक एक चीज को समझाएंगे बेटा, आप परेशान मत हो, ठीक है। ये चीज समझाएंगे। फिर इसमें आपको क्या आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पर एक चीज छूट गई, यहाँ पर एक चीज छूट गई कि इसमें आपको और क्या क्या चीज पढ़ाई जाएगी। इसमें आपको और क्या पढ़ाएंगे? जैसे इसमें आपको मिलेगा, जैसे जो पॉवर्टी यानी कि गरीबी को समाप्त करने के लिए जो पॉलिसी है, पॉवर्टी को एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को समाप्त करने वाली योजनाएं, ठीक है, को समाप्त करने वाली योजनाएं कौन सी, ठीक है, समाप्त करने वाली योजनाएं कौन सी है ना। तो बहुत सारी स्कीम है, इसके स्कीम्स पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी स्कीम्स हैं, है ना। बहुत सारी स्कीम्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट पर डिस्कस करेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट पर डिस्कस करेंगे, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। सोनू, निरंजन कुमार, एपीएल, बीपीएल, हाँ ये सब बिल्कुल है ना। ये सारी स्कीम्स पर यहाँ पर डिस्कस होंगी, एपीएल के लिए, बीपीएल के लिए, जो भी है, वीमेंस के लिए। देखो यहाँ पर जो स्कीम है वो सबके लिए है, वीमेंस के लिए, इस यूथ के लिए है ना, स्किल डेवलपमेंट वगैरह, ठीक है। और उसके बाद जैसे विडोज के लिए है, अनएम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट रिगार्डिंग है ना, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए है, यानी गरीबी को समाप्त करने के लिए है। तो बहुत सारी स्कीम्स यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 100% एग्जाम में आएगा, 100% एग्जाम में आएगा, गारंटी है, 100% एग्जाम में आएगा, गारंटी है। फिर उसके बाद क्या आएगा? पीडीएस सिस्टम, पीडीएस सिस्टम आएगा, यानी इसे क्या बोलते हैं? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, इसे हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको वही प्रणाली है जिसको मोदी जिस पर अनाज देते हैं, इस समय मोदी जी जिस पर अनाज देते हैं वो क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। समझ में हर एक चीज आएगी। कितना क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा 6-7, लेकिन बेटा पढ़ना तो हमें पूरा पड़ेगा। अगर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो कहीं से भी देगा, वहां किसी का फूफा तो है नहीं कि क्वेश्चन कहीं से भी, है ना, हर जगह क्लास चलेगी। ज्योग्राफी जब इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी तो ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। क्या सर क्या रिप्लाई करना है? सर मेरा कमेंट जा रहा है। आकांक्षी क्या कह रही हो भैया? तबस्सुम आ रहा, एग्जाम कब है? चलो ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। बेटा लिखना नहीं होगा, सिर्फ आपको गोला टिक करना है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर इसमें रिवोल्यूशन ऑफ, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफ है यहां पर एग्रीकल्चरल स्कीम्स, है ना। तो कृषि से जुड़ी जो है योजनाएं, जैसे कृषि, जैसे यहां पर जो बहुत सारी क्रांतियां हैं, जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, काली क्रांति,
भूरी क्रांति, लाल क्रांति, है ना। ऐसी बहुत सारी क्रांतियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज नोट नहीं करना है, आज नोट नहीं करना है, सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, मैं बोल दूंगा, एमबी कम खत्म होगा, है ना। पीली क्रांति, नीली क्रांति, हरी क्रांति, सभी क्रांतियां होंगी, है ना। पीली क्रांति चलो लिख दिया, नीली क्रांति लिख दिया, ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति, दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति जिसे कहते हो, ये सारी क्रांति आएंगी। अगला आता है नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। इसमें भैया क्या क्या है? सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें हैं? गुलाबी पुलाबी बहुत सारी चीजें। चलो ठीक है, तो आप प्लीज इसको देखिएगा एक बार, थोड़ा पेशेंस बना के रखो। इतनी तेज चैट करोगे तो कैसे काम चलेगा? इतनी तेज चैट मत करो, शांति बना के रखो प्लीज, हाथ जोड़कर निवेदन है। एग्जाम के पहले ही पहले सब कंप्लीट हो जाएगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? भारत में उद्योग, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जैसे क्वेश्चन आ जाता है भारत में पहली औद्योगिक क्रांति कब बनी, प्रथम औद्योगिक नीति, कोई बता सकता है कब बनी थी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी? एनीथिंग एल्स? सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, प्लीज थोड़ा स्लो पढ़ाइए बेटा, सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। 1961 गलत है निरंजन जी, 1951 गलत, 61 गलत, सब बच्चा गलत बोल रहा है। ये देखो 1853, ये 1995, अरे भाई 1948 पहली औद्योगिक नीति बनी थी 1948 में, ठीक है। अभी बहुत जरूरत है तुम लोग पढ़ने की, 1948। तो इसमें जो है हम लोग बात करेंगे जो है बहुत सारी चीजें के बारे में, भारत में उद्योग, जैसे इसमें अगर हम बात करेंगे तो जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगे, जैसे जूट उद्योग आ जाएगा, रेशम उद्योग आ जाएगा, जूट उद्योग आएगा, रेशम उद्योग आएगा, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी आएगा, ऊनी वस्त्रोद्योग, ऊनी वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, है ना। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएंगे, लोकोमोटिव, वायुयान, जलयान, लोकोमोटिव, वायुयान, जलयान, ये सब कुछ होगा। और क्या होगा? अगर हम बात करें तो 2013 की औद्योगिक नीति की बात होगी, बिहार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करेंगे, बिहार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी और औद्योगिक नीति की बात करेंगे, बिहार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब चीज को अभी तो सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको सब पूरा मिल जाएगा। यहाँ पर आप सिर्फ ये मेन हेडिंग देखिए, ठीक है। बिहार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है उसके बारे में देखेंगे, 2021 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, 2001 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो एवरीथिंग इसके जो है सराउंडिंग में रहेगा, ठीक है। नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं, नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं, है ना।
महारत्न कंपनियां क्या होती हैं, कैसे किसी कंपनी को नवरत्न और महारत्न कंपनी बोला जाता है, ठीक है, कैसे कितनी सारी नवरत्न और महारत्न की कंपनियां हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, ये क्लास सिर्फ 10 से 11 बजे डेली होनी है। ये क्लास सिर्फ 10 से 11 बजे होने वाली है। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, बहुत सारे रिपोर्ट्स के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी रिपोर्ट्स इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत जबरदस्त और अमेजिंग क्लास रहने वाला है और बहुत ही शानदार ढंग से आपकी चीजें होंगी। आज की क्लास होगी 11 बजे तक, आज की क्लास होगी मेरे दोस्त 11 बजे तक होगी। याद सब मैं कराऊंगा, ठीक है। फिर आता है सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ठीक। तो देखो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। अगर आप बात करोगे 3 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, है ना। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, है ना। ये 3 सेक्टर हैं। मॉर्निंग टाइम में क्लास लीजिए, छुट्टी क्लास में क्यों? मनीष कुमार जी, शुक्रिया दिस क्लास टू ऑल बैच बैंक। सर जी नींद आ रही है नींद तो सबको आ रही है ना। तो सर्विस इकोनॉमी की बात करेंगे, सर्विस क्षेत्र। अब जैसे ये सेक्टर है, सबसे जो है फर्टाइल सेक्टर है, सबसे फर्टाइल सेक्टर है, यानी कि ये जो ऐसा सेक्टर है इसमें सबसे ज्यादा जॉब है, ठीक है। ये हमारी जीडीपी में करीब 54% का योगदान भी करता है। इट इज कंट्रीब्यूट टू आवर जीडीपी 54%, है ना। इसमें सबसे कम लोग लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा जॉब इसी सेक्टर में है ना। तो ये बैंक भी सर्विस इकोनॉमी का पार्ट है, बैंक इज द पार्ट ऑफ सर्विस इकोनॉमी, है ना। तो ये सारी जो है चीजें इसमें आएंगी, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें जैसे ट्रेड, इसमें क्या आएगा, जैसे बैंकिंग, बैंक, बीमा, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, ठीक। अब इसमें और क्या आ जाएगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ, ठीक है, और टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, है ना। और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे एजुकेशन आ गया, हेल्थ लिख दिया। तो ये बहुत सारे सेक्टर इसमें आने को हैं। हाँ, इसी समय होगी। अगर आप लोगों को क्लास नहीं पसंद है इस समय, तो आप कल से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लास इस समय नहीं चाहिए तो आप सब लोग बोलिएगा सुबह के टाइम में क्लास करवा दी जाएगी, ठीक है। आप लोग पहले इकोनॉमी पढ़ा देंगे, फिर वो पढ़ाएंगे। आप लोग बोलिए सुबह क्लास ठीक रहेगी, सुबह क्लास सही रहेगा? नो यस, नो यस, नो यस, नो यस, नो यस, नो यस। थोड़ा धीरे 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 ए भगवान, तुम लोग तो एकदम बैल बजा दो ठीक है। फिर अगला चैप्टर आ जाता है
मुद्रा और बैंकिंग का। याद रखिएगा, एक एक बच्चा ध्यान से सुनो। मुद्रा व बैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मुद्रा और बैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, यही टाइम ठीक है, यही टाइम ठीक है, बस सुबह नहीं चाहिए। तो इसमें जैसे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। जैसे मुद्रा क्या होती है, जैसे इसमें समझेंगे कि मुद्रा कहते किसे हैं, है ना, मुद्रा के फंक्शन क्या है, मुद्रा के कार्य क्या है, मतलब ठीक है। जब मुद्रा नहीं प्रचलन में थी तो क्या था, तब बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम था जिसको आप वस्तु विनिमय बोलते हो। क्या बोलते हो, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय सिस्टम था, है ना, वस्तु विनिमय सिस्टम था, ये सारी चीजें थी। ठीक है, मुद्रा का डीवैल्यूएशन कैसे होता है, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन कैसे होता है, मुद्रा में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे डीवैल्यूएशन ऑफ मनी बोलते हैं, डीवैल्यूएशन ऑफ मनी, डीवैल्यूएशन ऑफ मनी ये क्या होता है ना, ये चीजें क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, भारतीय वित्तीय प्रणाली क्या है उसको समझाएंगे, भारतीय वित्तीय प्रणाली, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय वित्तीय प्रणाली, एक एक चीज पर बात होगी इंडियन। इसलिए मैं आज आपको पूरा बता दूंगा, और कोई भी एग्जाम आप भविष्य में दे रहे होगे तो उसमें ये पूरे तरीके से चीजें मदद करेंगी, आपकी पूरे तरीके से हेल्प करेंगी, है ना। ये सारी चीजें बेटा डिस्कस करोगे, है ना। फिर जैसे बहुत सारे इंडेक्सेस की बात यहाँ पर हो जाएगी, जैसे आपके एग्जाम में बहुत सारे आप देखते हो कि इंडेक्स पूछ लिया जाता है, इंडेक्सेस पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे सूचकांक जिनको हिंदी में बोला जाता है, सूचकांक बोलते हो आप लोग, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, यही टाइम रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही टाइम रखेंगे, यही टाइम रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम लोग जैसे इसमें बात करते हैं, मुद्रा एंड बैंकिंग में बात करते हैं, तो इसे CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ना, रेपो रेट क्या होता है, MSF क्या होता है ना। तो ये सारे बहुत सारे कंसेप्ट इसमें जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, बैंक लोकपाल क्या होता है, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए, और जो ऐसे अभी आपको बड़े बड़े कठिन कठिन कंसेप्ट आपको अभी लगते थे ना, वो एकदम हल्के में, एकदम हलवा में समझ में आ जाए। अरे यार, खत्म होने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आएंगी, है ना, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आएंगी, ठीक है। फिर बहुत जैसे अब इसके बारे में हम लोग जैसे आगे बात करें, तो जैसे यहां पर हम लोग बीमा वगैरह की बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं, इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं, बीमा, ठीक है। बीमा के लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है जो काम करती है, बीमा के लिए नियामक प्राधिकरण कौन सा है जो काम करता है ना, ये सारी चीजें बात करेंगे, ये इन सारी चीजों पर बात करेंगे। याद रखो, अभी थोड़ा रुको, NSC BSc, ठीक है, कई सारी चीजें हैं, जैसे BSc क्या होता है पूछ लेगा, NSC नेशनल NSC क्या होता है, रेसिडेक्स क्या होता है, रेसिडेक्स क्या होता है ना। बहुत सारे इस पे जो बहुत सारी चीजें रहती हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। जो है मुद्रा साख क्या होता है, तो ये सब चीजें क्या बात करते हैं। जैसे आजकल ये बहुत ज्यादा प्लास्टिक मनी की बात चलती है, प्लास्टिक मनी की बात होती है, डिजिटल मनी की बात होती है, बहुत ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं, डिजिटल मनी की बात होती है ना। आभासी मुद्रा के बारे में बात करेंगे कि आभासी मुद्रा क्या होती है, आपसे पूछ लेगा ना तो हवा खराब हो जाएगी, ठीक है। मुद्रा की छपाई कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से सेंटर है जहां पर मुद्रा की छपाई होती है, तो ये सारी चीजों पर वहां पर डिस्कस किया जाएगा एकदम जबरदस्त तरीके से, एकदम, ठीक है। ये सब चीजें आएंगी। फिर आपके देखो, आपके बारे फिर आ जाएगा इन्फ्लेशन वगैरह। इन्फ्लेशन कोई बता सकता है कि मुद्रास्फीति क्या है? नहीं नहीं, अभी कुछ मत लिखो, अभी सिर्फ सुनो, अभी सिर्फ सुनो।
अभी सिर्फ सुनो यार, अभी कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल कुछ नहीं लिखना है। इन्फ्लेशन क्या होता है? बताओ क्या होता है? राइज द जनरल प्राइस लेवल। पर ईयर महंगाई बढ़ना, अरे बाप रे, तब तो बड़ी मेहनत पड़ेगी तुम लोगों पर। नहीं, डिफ्लेशन जब मनी की वैल्यू बढ़ जाए, रे बाप रे। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रा के मूल्य में कमी, यानी कि मनी का प्राइस, मनी का जो है मनी वैल्यू डाउन हो जाए, मुद्रा के मूल्य में कमी तथा वस्तु के मूल्य में वृद्धि होते जाना। कब तक होते जाना बेटा? 6 मंथ तक, 2 क्वार्टर। और एक चीज याद रखिएगा, कभी महंगाई का मतलब या इन्फ्लेशन का मतलब यह नहीं होता है कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो गई, उसे नहीं बोलते हैं। कंटिन्यूअसली ग्रेजुअल चेंज होते रहना, डेट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। इसका मतलब होता है मुद्रा के मूल्य में जो है मुद्रा के मूल्य में कमी होना और वस्तु के मूल्य में वृद्धि होना। यहां पर जैसे मैंने आपको लिखा, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर देखनी पड़ेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को समझाएंगे, फिर उसके बाद डिफ्लेशन को समझाएंगे, डिफ्लेशन क्या होता है, फिर आपको स्टैगफ्लेशन समझाएंगे, स्टैगफ्लेशन समझाएंगे, बहुत सी बातें समझाएंगे बेटा, बहुत से कुछ करना है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, फिर आपके सामने देखो यहां मैंने लिखा रिसेशन, इसे बोलते हैं मंदी, इसे बोलते हैं मंदी। और हर टॉपिक के बाद डाउट सेशन होगा। क्वार्टर का मतलब होता है हर तिमाही पर, हर 3 महीने पर। शबा शबा क्या बोल रही हैं सर? मेरी कमेंट जा रही है, क्या हुआ? देश को कर्ज बैंक कौन सा देता है? अरे बाप रे, 25%। हिंदी में समझाई सर। आप कहां से हैं? मैं बेटा, मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं हूं उत्तर प्रदेश लखनऊ से। आरबीआई ज्योग्राफी का क्लास टाइम बताइए। ज्योग्राफी का क्लास मैनेजमेंट टाइम डिसाइड करेगा बेटा, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। लैपटॉप से कैसे पढ़ें? आरबीआई आप ही हैंड राइज लीजिए। ओके, हैंड राइज ले लिया। नवाबों के शहर से। ठीक है, तो मंदी क्या होती है? मंदी का मतलब होता है, रिसेशन का मतलब होता है कि जब 2 तिमाही तक, जब 2 तिमाही तक मुद्रा के मूल्य में कमी आती रहे। मुद्रा के मूल्य में कमी का क्या मतलब है? यानी कि जैसे 1 केजी टमाटर आपको एक समय मिलता था जब आपको 30 रुपए मिलता था, और एक टाइम आ जाए जब 1 केजी टमाटर आपको मिले 200 रुपए किलो मिले। तो भाई 1 किलो टमाटर मिल रहा है, लेकिन कभी आप 30 रुपए देकर ले रहे थे और कभी आपको 200 रुपए देना पड़ रहा है। तो जब आपको 200 रुपए देना पड़ रहा है तो इसका मतलब है उसका प्राइस क्या हो गया? डाउन हो गया, है ना। तो जब वस्तु के मूल्य वृद्धि हो जाए, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाए, और ये वृद्धि कैसी हो? तेजी के साथ हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? रिसेशन बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं, है ना। बोलते हैं ना कि जैसे तीसा की महामंदी एक होता है, 1929 से 1933 चली थी, फिर 2009-10 में चली मंदी, 2015-16 में चली मंदी।
मैथ भी होगा। अगला फिर बैंकिंग सेक्टर आ जाएगा, है ना। तो बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आपको पता है, बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत सारी चीजें आपको पता है ना। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको पता है कि बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, यानी कि इसमें शेयर मार्केट के बारे में बात होगी, स्विफ्ट का एक कंसेप्ट होता है उस पर बताएंगे, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, बैंकिंग लोकपाल क्या होता है उसके बारे में बात होगी, है ना। इनसे जुड़े जो ये हर टाइम में चेंज होता रहता है, तो इससे जुड़ा टाइम में चेंज हो रहा है, तो इससे जुड़ा करंट अफेयर्स भी बताएंगे, समसामयिक घटनाओं से इसको जोड़कर बताएंगे, एकदम एक एक चीज व्यवहारिक उदाहरण से समझाएंगे ताकि, हाँ तो बाइलिंगुअल समझाएंगे, दिस इज नो प्रॉब्लम एट माय साइड, आई विल कन्वे टू इंग्लिश एट प्रॉपरली। मॉक क्वेश्चन दीजिएगा, बिल्कुल मॉक क्वेश्चन टॉपिक समाप्त होने के बाद होगा, है ना। फिजिकल डेफिसिट एंड पब्लिक फाइनेंस, फिजिकल डेफिसिट एंड पब्लिक फाइनेंस के बारे में बात होगी, यानी कि इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो राजकोषीय घाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, राजकोषीय घाटा, ठीक है। और पब्लिक फाइनेंस व सार्वजनिक वित्त, इसे क्या बोलते हैं, सार्वजनिक वित्त बोलते हैं। दो चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी, है ना, या लोक वित्त बोलते हैं, या इसे कह सकते हो लोक वित्त बोलते हैं, लोक वित्त इसे बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत आएंगी। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक एक चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, है ना। तो इसमें जैसे हम लोग समझेंगे कि बजट क्या होता है, व्हाट इज बजट, बजट बनने की प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस बजट की कैसे होती है, मेकिंग प्रोसेस यानी कि बजट की बनने की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, क्या है, बजट के बनने की प्रक्रिया को समझेंगे, क्या होती है कि बजट की बनने की प्रक्रिया क्या होती है ना। जैसे पारस्परिक बजट, शून्य बजट, है ना, जेंडर बजट क्या होता है ये समझाएंगे, जेंडर बजट, है ना, जेंडर बजट क्या होता है ये समझिएगा, जेंडर बजट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी, है ना। फिर सेंटर और स्टेट का फाइनेंस सिस्टम, सेंटर एंड स्टेट का फाइनेंस सिस्टम, केंद्र और राज्य का वित्त प्रबंधन, केंद्र व राज्य का वित्त प्रबंधन कैसे काम करता है उसके बारे में बात होगी, है ना। फिर इसमें क्या होता है, फिर और बहुत सारी चीजें आएंगी, जैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस, है ना, याद रखिएगा बच्चा। जैसे डायरेक्ट टैक्स व इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। बेटा प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, इनके बारे में बेटा बात होगी, है ना। ये सब पूरे जो है आपके इसमें पढ़ने को आपको आराम से पूरी चीजें A to Z मिलेगी, ये सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी, कैपिटल बजट वगैरह के बारे में। फिर आपका आ जाता है, अगला टॉपिक आ जाता है जीएसटी। नहीं, इकोनॉमिक्स में मैथ नहीं आता है, हाँ सब बैच वाले कर सकते हैं, सब बैच वाले कर सकते हैं। नहीं टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं बच्चा, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं आपको ये टॉपिक डिटेल में बता रहा हूं, बस अभी ओवर कर देंगे। फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, जिसे वस्तु और सेवा कर बोलते हो, वस्तु व सेवा कर बोलते हो। अभी लास्ट में स्ट्रेटजी बताएंगे, रुके रहिएगा, जिसे आप जीएसटी बोलते हो। तो जीएसटी कैसा टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कहां से लिया गया जीएसटी, फ्रांस से लिया गया, फ्रेंच मॉडल है। जीएसटी में कितने जो है स्लैब हैं, अगर स्लैब पूछ ले कितने प्रकार के स्लैब हैं, तो याद रखिएगा 5% का स्लैब है, फिर 12% का स्लैब है, फिर 18% का स्लैब है, फिर 28% का स्लैब है। तो ऐसे अलग अलग टैक्स के स्लैब हैं, है ना, अलग अलग टैक्स के स्लैब हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं, है ना।
फिर बजटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि बजट क्या होता है, बजट के अलग अलग पूरे मॉडल को समझेंगे। फिर आपको पता ही है कि आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे, आप मस्त टीचर हैं सर एकदम मजेदार पढ़ाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो आपको पता है कि बजट, जैसे इकोनॉमिक सर्वे जब बताएंगे तो जैसे बजट बताएंगे तो बजट में भारत का बजट, बजट ऑफ इंडिया, भारत का बजट होगा, बजट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आपके बिहार का बजट, बिहार का बजट होगा मेरे दोस्त, बिहार के बजट पर डिस्कस करेंगे। भारत का बजट हो गया, बिहार का बजट हो गया। उसी तरीके इस इकोनॉमिक सर्वे में बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार की आर्थिक समीक्षा, हिंदी में इसे आर्थिक समीक्षा बोलते हैं, आर्थिक समीक्षा होगी, ठीक है। भारत की होगी, ताकि कोई भी प्रश्न, भारत की आर्थिक समीक्षा, ताकि, और ये सब कुछ शॉर्ट में पढ़ाएंगे, जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है उसी एग्जाम से लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि उसको बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू रखकर पढ़ाएंगे। सारे एग्जाम के पेपर मैंने देख लिए हैं, सारी चीजें, ठीक है, सारी चीजें उस पर देख ली हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो विदेशी व्यापार, इसको बस डरने की जरूरत नहीं। विदेशी व्यापार क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। विदेशी व्यापार कैसे होता है ना। व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या बोलते हैं, व्यापार संतुलन। तो व्यापार संतुलन यानी ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। अब इसी में जैसे बहुत चीजें आएंगी, जैसे व्यापार घाटा आएगा, ट्रेड डेफिसिट आएगा। अब ये सब एकदम बहुत बढ़िया इजी टर्म है, बहुत बढ़िया बढ़िया इजी टर्म है। इसमें रिलेटेड नया नया डेटा भी आप सभी को बता देंगे। आप इकोनॉमिक्स का बेट, यू आर द वेरी वेल। हम लोग को विनायक बैच में ठीक है, सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं, सिलेबस ज्यादा नहीं, मैंने उसको डिटेल में एक्सप्लेन करा है। आई विल एक्सप्लेन डिटेल्ड बट देन की, ठीक है सर, यू आर वेरी वेल। हम लोगों को विनायक बैच में क्यों नहीं आए पढ़ाने, बिल्कुल ज्यादा नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना करें, आप बिल्कुल परेशान ना हो बेटा, सबका कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, जब मुझे बोला जाता है, एंड मैनेजमेंट बोलता है, तभी बेटा पढ़ाना आना होता है, ठीक है। ये चीज, तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगी। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे यहाँ पर बहुत सारी, इसको ऐसे समझ सकते हैं, विश्व के महत्वपूर्ण संस्थाएं, ठीक। और संस्थाओं में आर्थिक संस्थाएं, जैसे WTO विश्व व्यापार संगठन, IMF, विश्व बैंक, है ना। ये जो संस्थाएं हैं, इस तरीके की संस्थाओं पर हम लोग बात करेंगे। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, मैंने 2-3 एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, है ना। तो ये सारी जो इंस्टीट्यूशन है उन सब पर बात करेंगे, तो और पेपर को एनालाइज करके आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है इकोनॉमिक करंट अफेयर्स जो है, इससे जो क्वेश्चन 2-3 आ जाएगा। अब जैसे इसमें जैसे जैसे प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा है, प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा, प्रोडक्शन, उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 है, उत्पादन में कौन सा राज्य, राज्य की क्या दस्ता है, राज्य का स्थान बहुत ज्यादा पूछता है। आपको पता है कि कौन सी चीज में आलू, टमाटर, प्याज, सब्जी, है ना, ये वेजिटेबल्स वगैरह, इन सब में किस राज्य की क्या, ठीक है। तो पूरे चीज कराएंगे, ये मुझ पर विश्वास रखो, मैं कंप्लीट करवा दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो। तो ये सब कुछ आपके बैच के लिए रहेगा, सब कुछ आपके बैच के लिए रहेगा, और बहुत ही शानदार ढंग से रहेगा, और बहुत ही शानदार ढंग से रहेगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग स्ट्रेटजी पर बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बार जो आपको रणनीति समझनी है, जो बच्चे चले गए हैं वो लोग बाद में देख लेंगे, रणनीति आपको समझनी है कि देखो, एवरी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि जैसे मान लो 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कि 10 कर लेगा, कोई ज्यादा ज्यादा बहुत अच्छा पढ़ लिया तो 6, 7, 8 कर लेगा, ठीक है। अच्छा से डील कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग विश्वास रखिएगा, ठीक है। तो जैसे आ गया, इसका नंबर आ गया,
ठीक है, तो रणनीति में जैसे जो 6-7 क्वेश्चन आ रहा है, तो 6-7 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि पेपर में जिस पेपर का जो लेवल है वो लेवल मेंटेन रखेंगे। सब लोग अभी से ध्यान दे लो, अभी से विश्वास करना पड़ेगा। फिर ये ना कहना कि सर ये बता दीजिए वो बता दीजिए, क्योंकि जैसा पेपर आ रहा है वैसा, मैं पढ़ाता तो यूपीएससी के लिए हूं, बेसिकली मैं पढ़ाता हूं यूपीएससी के लिए हूं, पर जैसा पेपर का लेवल है उस हिसाब से चला जाएगा। अगर आप कहोगे आप यूपीएससी के बैच में आ जाओगे, यूपीएससी पढ़ाने लग जाएंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसा आपका पेपर में जो चीज पूछी जाती, जितनी पूछी जाती है वही चीज है। G7 G20 है ना, ये आसियान, सार्क है ना, बहुत सारी संस्थाएं हैं बेटा, नाफ्टा, फेमा, फेरा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो बहुत सारे विषय, मुझे पता है कि मेरे बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, तो उसे उतना ही डील करना है जितना आपके एग्जाम में आएगा, उतना ही डील करना है जितना आपके एग्जाम में आएगा। तो जो ये आपके एग्जाम में जो 6 से 7 क्वेश्चन आ रहा है ना, ये 6 से 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको करंट अफेयर्स के साथ भी डील करना है। ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से, ये सारी चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से आपको करनी है, बेहतरीन ढंग से करनी है। लेकिन आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास में पेशेंस बना के चलेंगे, बहुत ज्यादा मैसेज नहीं करेंगे, ताकि मैं दिमाग में ठहर के समझ के एक एक चीज को आपको, एक एक बात को समझा सकूं, एक एक चीज को आपको समझा सकूं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप पे पूरा विश्वास रखिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज समझाऊं, अच्छे से समझाऊं, बढ़िया से समझाऊं। लेकिन आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा, ये नहीं कि हड़बड़ हड़बड़ में मैसेज करने लग गए और फिर परेशान होने लग गए, हमें भी परेशान करने लग गए, है ना। यहीं से ध्यान रखो, ठीक। और बिल्कुल बिल्कुल टेंशन ना लेना, बिल्कुल टेंशन ना लेना, ठीक है। तो ये जो है चीजें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से ध्यान रखनी है, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और मैं भी अपनी चीजें टाइम पर कंप्लीट कर पाऊं। ठीक है, तो आप सभी को मेरा प्यार और सभी को शुभ रात्रि। कल मिलते हैं बैच में जबरदस्त तरीके से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा सिलेबस पसंद आया हो तो सभी लोग 5 स्टार जरूर दीजिएगा, सभी लोग 5 स्टार जरूर दीजिएगा। ठीक है, गुड नाइट टू एवरीवन, मिलते हैं कल शाम को 10 बजे। सभी लोग स्टार 5 जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय, गुड नाइट टू एवरीवन।